डू, डज, डिड, डूइंग और डन, इन सब को लेकर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी इनको कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं या फिर जब भी किसी के मुंह से सुनते हैं, क्योंकि उनको इनका बेस ही क्लियर नहीं है कि आखिर हम इनको कैसे कैसे और कहाँ पर यूज करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आप सबके लिए एक क्वेश्चन होगा और उसे देखना, आप फटाफट सॉल्व कर दोगे पूरी वीडियो को देखने के बाद। तो इसमें हम इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यूजेस बता देता हूं कि आपको इन्हें कहां कहां पर यूज करना है, जो है आपका डू, डज, डूइंग और डिड। देखिए, इनको आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला है मेन वर्ब के रूप में, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब वो होती है जो कि आपके वाक्य में, आपके सेंटेंस में कार्य होता है, और हेल्पिंग वर्ब वो होती है जिसके द्वारा हमें उस वाक्य के समय का पता चलता है कि वो वाक्य कब हुआ। अब देखिए, मैं आपको एक बार इनके चार्ट को दिखा देता हूं कि ये क्या क्या होते हैं। तो इसमें आप डू, डिड और डन, डज और डूइंग, इस तरह से इनका यूज करोगे। और यहां पर जो आपका डन है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी भी यूज नहीं होगा। और दूसरा है डूइंग। तो डन और डूइंग ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं होंगे, हमेशा मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे। और बाकी जो भी बच गए हैं, डू, डिड और डज, ये आपके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में यूज होंगे। तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। तो देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है, इसने किया यह है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कोई काम खराब हो जाता है और घर वाले पूछते हैं यह किसने किया, तो आप बोलते हो यह इसने किया, यानी कि इसने किया है, ऐसा आप बोलते हो ना, इसको इसने किया। तो ही डिड इट। अब यहां पर जो डिड है, ये आपका मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, लेकिन इसने यह नहीं किया, ये यहां पर जो है डिड, ही डिड नॉट डू इट, यह आपका एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट है वह यह करता है, यानी कि वह जो आदमी है, कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वह यह करता है, यानी कि इस कार्य को करता है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही डज इट, वह यह करता है। तो यहां पर देखिए डज, डज आपका यहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और तुम यह नहीं करते हो, तो ये है यू डू नॉट डू इट। यहां पर जो ये डू है, यहां पर ये एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए दूसरा वाला सेंटेंस, इसने यह नहीं किया, ही डिड नॉट डू इट, यहां पर देखिए डिड भी है और डू भी है। इसी तरह से तुम यह नहीं करते हो, यहां पर देखिए यू डू नॉट डू इट, यहां पर डू भी है और लास्ट में भी डू है। तो आखिर ये कैसे यूज होंगे? तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले हम डू और डज को देखेंगे कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। तो देखिए, इनका जो यूज है वो दो तरह से होता है। एक तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो भी होगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। जो भी आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वो हमेशा डू और डज से बनेंगे, प्रेजेंट टेंस वाले, जो कि इंडेफिनिट में होंगे। और जो सिंपल प्रेजेंट होगा उसके भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डू और डज के द्वारा बनेंगे। तो यहां पर एक बात क्लियर है कि डू और डज का यूज हमें जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है, हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए ही करना है। इसके अलावा हम इनका एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। वो रेयर केसेस होते हैं, जैसे कि वह करता तो है, वह जाता तो है, बस यहां पर करते हैं, वरना और कहीं पर भी यूज नहीं होगा। इनका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर डू डज आएगा, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद नॉट, ये हमेशा आएगा इनके साथ, यदि नेगेटिव है, और इंटरोगेटिव होगा तो डू डज सब्जेक्ट से पहले लग जाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए, सिंपल क्या होता है? जिसमें वर्ब नहीं होती। देखिए, टेंस में वर्ब होगी और सिंपल में वर्ब नहीं होगी। इनमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू और डज का यूज करना है, फिर नॉट लगाना है, फिर हैव लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर फिक्स है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ लास्ट में ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। इसका मतलब है कोई कुछ नहीं करता है, मतलब डेली बेसिस पर कोई किसी काम को नहीं करता है, कोई सब्जेक्ट किसी काम को नहीं करता है। जैसे कि वह नहीं जाता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो।
नेक्स्ट है आप नहीं देखते या फिर आप नहीं देखते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू डू नॉट वॉच। आप नहीं देखते हैं, यू डू नॉट वॉच। नेक्स्ट है क्या वे नहीं जाते। यहाँ पर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये इंटरोगेटिव में गिना जाएगा और ऊपर ले आपके नेगेटिव में। तो डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते। तो इस तरह से आपको इसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करना है जिन कार्यों को हम कभी कभार नहीं करते या फिर डेली बेसिस पर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हम इसका यूज सिंपल प्रेजेंट में देखेंगे, इसमें भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है, देखिए एग्जांपल। इसका मतलब है किसी के पास कोई चीज नहीं है, प्रेजेंट में किसी के पास कोई चीज नहीं है। जैसे कि मेरे पास कार नहीं है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई डू नॉट हैव ए कार। मेरे पास कार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कार्य नहीं है, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन में यदि नेगेटिव बनाना है तो आपको बोलना है आई डू नॉट हैव ए कार। मेरे पास कुछ चीज नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पर आप उससे पूछ रहे हैं तो आप बोलोगे डू यू नॉट हैव मनी। क्या आपके पास पैसे नहीं है। उसके बाद है उसके पास पैसे नहीं है, यहाँ पर हम बता रहे हैं और ऊपर वाले में हम पूछ रहे हैं तो बोलोगे ही डज नॉट हैव मनी। इस तरह से तो आपको डू डज क्लियर हुआ। इसी तरह से देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। और ये एक ई बुक है, पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी पेमेंट के बाद। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, डू डज को रिप्लेस कर देते हैं डिड के द्वारा। जहां पर आपने डू डज का यूज किया था, अब सिर्फ वहां पर आपको डिड का यूज करना है और सेंस को प्रेजेंट से उठाकर पास्ट में लेकर जाना है। देखिए कैसे। डिड का यूज भी हम दोनों तरह से करते हैं, एक होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक होगा सिंपल पास्ट टेंस। इसमें भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव होंगे दोनों में आपके। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि पास्ट इंडेफिनिट का होगा। उसके बाद मैंने बताया था आपको डू डज को हटाना है, डिड को रख देना है। तो डू डज को हटाकर हमने डिड रख दिया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। इसी तरह से सिंपल पास्ट में भी हमने डू डज को हटाकर डिड को रख दिया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर हैव, फिर है आपका ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट के देखेंगे जो आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव के होंगे। इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा याद रखनी है कि डू डज और डिड इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कभी भी गलती से सेकंड, थर्ड या और कोई फॉर्म नहीं लगानी है आपको। तो इसका मतलब है किसी ने कुछ नहीं किया, यानी कि किसी ने कुछ पास्ट में नहीं किया। इसका यह मतलब है क्योंकि डिड हमें पास्ट के बारे में बताता है, तो वह नहीं गया। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही डिड नॉट गो या फिर ही डिडंट गो, वह नहीं गया। आपने नहीं देखा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू डिड नॉट वॉच। आपने नहीं देखा, यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी डिड दे नॉट गो। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो। तो इसी तरह से अब हम इसके नेक्स्ट यूज को देखेंगे जो कि होगा सिंपल पास्ट का। इसमें भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनेंगे और इसका स्ट्रक्चर ये है। इसमें आपको हैव का यूज करना है वर्ब के स्थान पर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। किसी के पास कुछ नहीं था, मतलब पास्ट में किसी के पास कुछ नहीं था। यदि पास्ट में किसी के पास कुछ था तब वहां पर हम यूज करते हैं हैड का। जैसे कि उसके पास साइकिल थी तो हम बोलेंगे ही हैड ए साइकिल। लेकिन यदि किसी के पास कोई चीज नहीं है, मतलब पास्ट में नहीं थी, तो उसको बनाने के लिए हमें डिड नॉट हैव का यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे। मेरे पास कार नहीं थी तो बोलोगे आई डिड नॉट हैव ए कार। नेक्स्ट है कि आपके पास पैसे नहीं थे, तो आप बोलोगे डिड यू नॉट हैव मनी। क्या आपके पास पैसे नहीं थे, डिड यू नॉट हैव मनी। उसके बाद है उसके पास पैसे नहीं थे, तो इसमें हम बता रहे हैं तो कैसे बोलोगे ही डिड नॉट हैव मनी। कोई बच्चा आपसे पूछता है यार उसके पास पैसे थे या नहीं थे, तब आप उसको बोलोगे ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो इस तरह से आप डू डज और डिड का यूज करोगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें डूइंग। डूइंग का क्या मतलब होता है। डूइंग का मतलब होता है कुछ कर रहा है या फिर कुछ कर रहा था। देखिए डू का मतलब होता है कुछ काम करना, जब करने को दिखाना है तो डू का यूज करना है। और अलग अलग टेंस में डू की फॉर्म चेंज होती रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए वह काम कर रहा है, तो इसको बोलोगे ही इज डूइंग वर्क। वह काम कर रहा है, ही इज डूइंग वर्क। तो इस तरह से आपको डूइंग का यूज करना है। जहां पर आईएनजी आएगी वर्ब के साथ, ज्यादातर 99% केसेज में उस काम की कंटिन्यूटी को हम दिखाते हैं। वह काम कर रहा है, ही इज डूइंग वर्क, मतलब प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं। वह काम कर रहा था,
इसका मतलब हम पास्ट की कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे बोलोगे? ही वॉज डूइंग वर्क, वह पास्ट में काम कर रहा था। ही वॉज डूइंग वर्क। तो इस तरह से आप डूइंग को यूज करोगे। तो हमने अब तक डू, डज, डिड, डूइंग इन सब को देख लिया है। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं और इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैंने क्या किया, तो इसको आपको बताना है कमेंट करके कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।